जी हाँ, तो बाबर आज़म की स्टेटमेंट आई है, उन्होंने कहा है कि वो नाखुश थे नंबर 3 खेलते हुए जो हालिया सीरीज़ हुई है न्यूज़ीलैंड में टी20 की। तो उन्होंने कहा कि टीम की वजह से वो नंबर 3 पर खेलें, लेकिन वो मतलब सैटिस्फाई नहीं थे और वो प्रेफ़र करते हैं एज़ अ ओपनर। तो थोड़ा-सा हिस्ट्री में जाएँ तो बाबर आज़म का आगाज़ हुआ था नंबर 3 पर टी20 का। वो 2017 की बात है। मैनचेस्टर में एक ही टी20 हुआ था और उस मैच में ओपनर पेयर थे अपने खालिद लतीफ़ और शर्जील। और मुझे याद है कि मैं बड़ा एक्साइटेड हो गया था वो मैच देखकर, क्योंकि वो अटैकिंग क्रिकेट वापस आई थी। वो हमें इमरान नज़ीर, शाहिद अफरीदी की झलक नज़र आई थी। मज़ा आ गया था वो टी20। मेरा ख़्याल है 130 या 110 पता नहीं कितना, यही था कोई टोटल। और बड़ा जल्दी इन्होंने चेस किया था और चौके छक्के की, मैं तो कह रहा हूँ, बरमार कर दी थी। तो बाबर आजम ने लास्ट चौका मारा था वहाँ, मुझे याद है, बिल्कुल याद है, अच्छे तरीके से याद है। और मुझे याद ये भी है कि सरफराज का वो पहला टी20 था एज अ कैप्टन। तो हम पता नहीं 4-1 या 5-0 वनडे सीरीज हार के आए थे वहाँ उसमें। और वहाब रियाज को पता नहीं 100 रन पड़े थे, वो वाली सीरीज है। उसके बाद एक टी20 हुआ था। तो ये नंबर 3 पर आते थे बाबर आजम। तो उसके बाद आपको पता होगा कि क्या हुआ। पीएसएल होती है, सरजील और खालिद लतीफ़ दोनों जाते हैं, मैच फिक्सिंग जो भी, स्पोर्ट फिक्सिंग जो भी हुआ। तो उसके बाद आते हैं, फ़खर जमान की एंट्री होती है, क्योंकि सरजील जैसे प्लेयर की तलाश होना शुरू हो गई थी। हमें पता था कि एक ऐसा प्लेयर चाहिए जो अटैकिंग क्रिकेट खेले, क्योंकि हम वो मिसबा उल हक वाले दौर से आ रहे थे जहां पाकिस्तान बहुत ज़्यादा टुक टुक क्रिकेट वाली खेलना शुरू कर गया था। माइंडसेट वो अग्रेसिव वाला अप्रोच नहीं रहा था। तो फ़खर जमान एक जब आए थे जो एक सरजील की पोजीशन ले सकते थे। तो फिर फ़खर और ये सोचा गया कि एक अग्रेसिव रोल करेगा और एक एंकर बनेगा, और वो एंकर सिलेक्ट हुआ बाबर आजम, जो टेक्निकली बड़े सोलर थे। और मैचेस होते थे यूएई कंडीशंस में, मैचेस होते थे तो वहाँ 130 140 150 पर हम, मतलब पास स्कोर था और हम मैचेस जीत जाते थे। और वो ये एरा था, सरफराज वाला एरा था, जहाँ हम पता नहीं कितने सीरीज लगातार जीते थे। तो बाबर आजम ऐसा ओपनर शुरू करके खेलना, पीएसएल में भी शुरू कर गया उन्होंने ओपनर खेलना। फिर समर सेट के लिए भी गए 2 साल, वहाँ भी ओपनर ही गए। तो क्योंकि ये वनडे क्रिकेट में नंबर 3 पर आते रहे, और टेस्ट क्रिकेट में तो इनका नंबर चेंज होता रहा, 3 4 5 6, ये तो होता रहा। लेकिन वाइट बॉल क्रिकेट में नंबर 3 और टी20 में ये ओपनर आते रहे। फिर मिसबाह उल हक का दौर आता है, सरफराज को निकाला जाता है, बाबर आजम कैप्टन बन जाते हैं और वो बन जाते हैं ओपनर। तो उन्होंने ओपनर ही ओपनर करते रहे और ओपनर बन गए। खैर, इनको बहुत ज़्यादा तनकीद हुई जब मिसबाह उल हक ने ये फैसला किया कि रिजवान को ऐसा ओपनर खिलाना चाहिए। वो भी बड़ा फेल हो रहा था रिजवान, बस एक मैच विनिंग उन्होंने नॉक की न्यूजीलैंड में, वहाँ ये जोड़ी बन गई। तो बाबर और रिजवान की जोड़ी बन गई। बड़ा इन्होंने अच्छी परफॉर्मेंस दी, आउट ही नहीं होते थे। सिर्फ एक ही तनकीद होती थी, वो थी स्ट्राइक रेट। तो खैर, कुछ मैचेस में हारे हैं उसकी वजह से, लेकिन जीते बड़े हैं बहुत ज़्यादा। और बाबर आजम को लगा कि वो ऐसा ओपनर अपने आप को मनवा चुके हैं, और वो मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा इजी फील करते हैं, कंफर्टेबल फील करते हैं। लेकिन फिर सारा कुछ चेंज हुआ, वर्ल्ड कप हुआ 50 वाला, 50 वनडे वाला। तो वहाँ बाबर आजम की वो परफॉर्मेंस ना रही एज अ कैप्टन, एज अ प्लेयर। तो उससे पाकिस्तान बोर्ड ने फैसला किया कि कैप्टनसी से निकाल देते हैं। लेकिन खैर, उससे पहले बाबर आजम ने खुद रिज़ाइन कर दिया तीनों फॉर्मेट से। तो फिर दौर आता है अपना हफीज़ का। हफीज़ आते हैं, ऐसा कोच, ऐसा डायरेक्टर ऑफ क्रिकेट आते हैं। तो वो फैसला करते हैं कि क्योंकि एक एक्साइटेड यंगस्टर प्लेयर आ रहा था साइम अयूब जैसा, तो उसे तो ओपनर ही खिलाना था। तो फिर जो अगर इन्होंने फैसला किया कि रिजवान और बाबर से, तो रिजवान ने यही फैसला किया कि वो ओपनिंग करेंगे। और मुझे लगता है कि ये फैसला दुरुस्त हुआ, क्योंकि बाबर आजम वर्सटाइल प्लेयर हैं और वो ऐसे प्लेयर हैं कि वो नंबर 3 पर एडजस्ट कर सकते हैं।
खैर क्योंकि अभी हम देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा ओपनर है ना, बहुत ज़्यादा लगातार ओपनर ही ओपनर आ रहे हैं। फ़खर ओपनर है, साइम ओपनर है, बाबर, रिजवान, बहुत ज़्यादा ओपनर बहुत ज़्यादा परफॉर्मेंस कर रहे हैं। और ख़ास करके पीएसएल में हमने देखा सऊद शकील भी परफॉर्मेंस कर रहा है। सारे जितने भी परफॉर्मेंस कर रहे हैं वो ऊपर के नंबर में कर रहे हैं। और कह सकते हैं कि ओपनिंग टी20 में आसान होता है, पावर प्ले होता है, नया गेंद होता है, तो सारी दुनिया ओपनिंग ही करना चाहती है। लेकिन 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 मुझे अभी ये इतनी बड़ी कहानी के बाद जो फैसला मैं कह रहा हूँ कि बाबर आजम ये कह रहे हैं कि वो टीम के लिए नंबर 3 पर आए हैं, लेकिन वो ऐसा ओपनर पसंद करते हैं और उनकी बातों से यही अंदाज़ा होता है। लेकिन जो मैं कहना चाह रहा हूँ, रिजवान नंबर 3 पर मुश्किल अकेले हैं और वो इतनी क्वालिटी भी है नहीं है कि वो खेल सकें। तो मुझे लगता है कि बाबर आजम टीम टीम के लिए कुर्बानी दे सकते हैं और नंबर 3 पर खेल सकते हैं और वो रोल अदा कर सकते हैं जो आते साथ। क्योंकि देखें साइम अयूब तो नंबर 3 पर खेल नहीं सकते और अच्छी बात है कि वो अभी वो ऐसा बॉलर भी तैयार हो रहे हैं। और जो आप सोच रहे हैं कि बाबर और रिजवान की जोड़ी हम फिर लेकर आएँ, तो वो भी मुझे लगता है कि दुरुस्त नहीं रहेगा। क्योंकि अब साइम अयूब अभी जो इसका टैलेंट है वो हमें निचोड़ना चाहिए और फ़ायदा उठाना चाहिए इस टैलेंट का और उसको ओपनर ही बेचना चाहिए। बाकी अभी जो क्वेश्चन आता है वो है कि या बाबर या रिजवान। रिजवान नंबर 3 पर क्या करेंगे? रिजवान मुझे ठीक है कि उनको कहें कि एंकर रोल करें, लेकिन खैर वही वही आ जाता है ना माइंड सेट। ये अगर साइम जल्दी आउट हो जाते हैं फिर बाबर रिजवान वही स्ट्राइक रेट का मसला। लेकिन मुझे लगता है कि दोनों ने बड़ा इम्प्रूव किया है और वेस्ट इंडीज़ वाली कंडीशन में आपको एक पार्टनरशिप चाहिए, अच्छी पार्टनरशिप 8-10 ओवरों वाली चाहिए। फिर आपके पास पीछे ऐसे प्लेयर हो जो अटैकिंग क्रिकेट खेलें और ये भी 130 140 पर लेकर जा सकते हैं और आपको 170-80 बड़ा बड़ा अच्छा टोटल रहेगा। अभी मुझे पता नहीं है कि कौन सी कंडीशन रहेंगी वहाँ, लेकिन अच्छी है, अच्छी बात है कि ये एंड एंड की बात यही है कि बाबर 3 पर ही खेलना बनता है। तो बस यही था।